आज हम क्लास 9th की मैथ्स वर्कशीट नंबर 28 सॉल्व करेंगे। टॉपिक है सर्वांग समता। तो सर्वांग समता के लिए पहले आपको त्रिभुज की 3 भुजाओं, कोनों और शीर्षों की पहचान होनी चाहिए। सर्वांग समता का अर्थ ऐसी आकृतियाँ जिनके सभी अंग समान यानी बराबर हों। अब सर्वांग सम आकृति कौन सी होंगी? जिनका आकार भी समान होगा और जिनकी माप भी समान होती है। ठीक है, अगर हम इसको पहले अपने आसपास की चीज़ों से समझना चाहें तो इसमें 2-3 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है, अपने दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर रखिए, यानी नमस्ते की तरह। जैसे हम जब कोई हमारे घर पे आता है, हम नमस्ते करते हैं, तो हम देखते हैं कि हम एक दूसरे के हाथ को, जब एक दूसरे हाथ को एक दूसरे पे जोड़ते हैं तो एक दूसरे के जो हाथ होते हैं वो कवर्ड हो जाते हैं, यानी वो एक दूसरे को ढक लेते हैं। तो इसलिए हम उन्हें क्या कह सकते हैं कि हमारे दोनों हाथ सर्वांग सम हैं। ऐसे ही अगर यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है, 10 रुपये के 2 नोट को एक दूसरे के ऊपर रख कर देखें। अगर हम उन दोनों नोटों को 10 रुपये के ही हों या दोनों 100 रुपये के हों, अगर हम उन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो वो भी क्या करेंगे, एक दूसरे को पूरी तरह ढक लेते हैं। तो इसीलिए हम उन्हें क्या कहेंगे कि वो दोनों नोट भी सर्वांग सम है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक तो हमने लिया 10 रुपये का नोट, एक हमने लिया 100 रुपये का नोट। अब पता है 10 और 100 का क्या होता है, दोनों के जो आकार होते हैं यानी दोनों की शेप तो यही होती है, पर एक बड़ा होता है और एक छोटा होता है। यानी 100 का नोट 10 के नोट से बड़ा होता है। अगर मैं एक दूसरे के ऊपर रखूँगी तो वो एक दूसरे को पूर्णतः नहीं ढकेंगे। 100 का नोट बाहर की तरफ निकले रहेगा, इसीलिए हम उन दोनों नोटों को सर्वांग सम नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो ये था हमारे आसपास की चीज़ों से जो एग्जाम्पल्स लिए हैं। अब यहाँ पे एक और दिया हुआ है कि बच्चों अब आप अपने आसपास सर्वांग सम वस्तुओं या आकृतियों के 4 उदाहरण ढूंढो। तो इसमें आप कोई भी 4 उदाहरण बता सकते हैं। जैसे अगर हम नोट का ही ले लें कि एक 10 रुपये का नोट लिया और एक 100 रुपये का नोट लिया, या फिर हम जो आप रजिस्टर में काम करते हैं, कॉपी में काम करते हैं, बुक में पढ़ते हैं, तो किसी भी एक बुक के 2 पेज। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, किसी एक किताब के 2 पृष्ठ मीन्स पेज। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं? नेक्स्ट एग्जाम्पल आप ले सकते हैं किसी भी एक ही कंपनी के 2 स्केल, किसी भी एक ही कंपनी के या एक ही कार के पहिए। ठीक है, तो ऐसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं जो कि सर्वांग सम के उदाहरण हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है हमें, ये तो हो गया हमारा कि जो हम आसपास की चीज़ों को देखते हैं, पर क्योंकि हम मैथ्स पढ़ रहे हैं तो मैथ्स में हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 ट्राइंगल्स दिए हुए हैं, 2 त्रिभुज दिए हुए हैं, उसको हम सर्वांग सम कैसे देखेंगे, कैसे पता करेंगे? तो उसके लिए यहाँ पे 2 एग्जाम्पल हैं। यहाँ पे हमें त्रिभुज दिया हुआ है, एक त्रिभुज दिया हुआ है ABC। ठीक है, दूसरा त्रिभुज दिया हुआ है DEF। तो त्रिभुज में अगर हमें सर्वांग सम करना है तो देखो, त्रिभुज में हमारे पास 3 कोण होते हैं और तीनों भुजाएं होती हैं, तो उन्हीं को हम देखेंगे। पहले हम कोण की बात करते हैं। यहाँ पे पहले हम लिख लेते हैं कि एंगल A कितना है, 80 डिग्री, एंगल B कितना है, 52 डिग्री, एंगल C कितना है, 48 डिग्री, ऐसे ही एंगल D कितना है, 80 डिग्री, एंगल E कितना है, 52 डिग्री, एंगल F कितना है, 48 डिग्री। ठीक है, अब हम एक दूसरे को रिलेट करें तो हमें सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि एंगल A एंगल D के बराबर है, क्योंकि दोनों की वैल्यू कितनी है, 80 डिग्री। तो ये एंगल यानी कोण हमें बराबर मिल रहा है। ऐसे ही एंगल B और एंगल E इक्वल है, क्यों? क्योंकि दोनों 52 डिग्री है। ऐसे ही एंगल C यानी कि कोण C और कोण F बराबर है, क्योंकि दोनों की 48 डिग्री है। तो यहाँ पे हमने देखा कि तीनों ही कोण आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। अब अगर हम भुजाओं पे आते हैं तो भुजाएं हम कैसे देखेंगे? सबसे पहले ये दोनों कोण बराबर हैं, तो इनके सामने की भुजा भी कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो A के सामने की भुजा है ये वाली, है 6.5। D के सामने की भुजा क्या है, ये भी 6.5, यानी हमें 2 भुजाएं भी बराबर मिल रही हैं। तो पहली भुजा अगर हमने देखी BC बराबर EF के। ठीक है, नेक्स्ट
अगर हम बी की बात करें, भाई ए के बाद बी आता है और डी के बाद ई आता है, तो नेक्स्ट है हमारा ये वाला, इसके सामने की भुजा ये वाली और इसके सामने की भुजा ये वाली, दोनों ही 5-5 सेंटीमीटर है। तो नेक्स्ट हम नाम लिख सकते हैं ए सी बराबर डी एफ के। ऐसे ही अब हमारा जो एंगल बचा है सी बराबर एफ के है, तो वही देखो सी के सामने वाली ये भी 4.5, एफ के सामने वाली ये भी 4.5, यानी कि हमें जो नाम मिल गया, भुजा मिल गई ए बी बराबर डी ई के। यानी अब हमने क्या देखा कि त्रिभुज की जो तीनों कोण और तीनों भुजाएं आपस में कैसी हैं, बराबर हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमारे जो त्रिभुज हो गए, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम हो गया त्रिभुज डी ई एफ के। ये सर्वांग सम का चिन्ह है, तो ये आप इससे पहचान सकते हो। जहाँ पे भी सर्वांग सम की बात हो रही है, इसका मतलब अगर ये चिन्ह है तो यानी कि वो त्रिभुज कैसे हैं, सर्वांग सम है। यहाँ पे एक और चीज़ दी हुई है, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत बराबर भागों के लिए हम CPCT लिख सकते हैं। ठीक है, तो CPCT मतलब त्रिभुज के संगत बराबर भागों के लिए CPCT लिखते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से जब आपको क्वेश्चन, ये तो उदाहरण था, अब आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे पहले आप ढूंढेंगे कि एंगल्स कौन से बराबर हैं। तो पहले आपको ये कंडीशन लिखनी है, तीनों एंगल एक दूसरे के किसके बराबर हैं, तीनों भुजाएं किस किस के बराबर हैं। अगर आपको ये कंडीशन मिल जाती है तो आप लास्ट में लिख देंगे कि त्रिभुज XYZ सर्वांगसम है त्रिभुज LMNK। ठीक है, तो ऐसे ही पहले आप दोनों कंडीशन, फिर इस तरीके से त्रिभुज के नाम लिखेंगे तो इजीली वो सॉल्व हो जाएगा। ओके, थैंक यू।